वात और कफ का अगर इम्बैलेंस होता है तो फिर आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होंगे। पीसीओडी पीसीओएस दोनों में ही क्या है कि आपकी जो ओवरीज हैं वो एग्स तो बना रही हैं लेकिन वो मल्टीपल एग्स बना रही हैं। आपको जो पीसीओडी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कहीं से भी बाल आ रहे हैं, अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पीसीओडी में वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाएंगे ना पीरियड्स के टाइम में तो आपको जो मतलब फ्लो आएगा ना पीरियड्स के टाइम में तो उसमें कई बार जलन सी महसूस होगी। ऐसा भी देखा गया कई बार पीरियड्स में लम्स भी आते हैं। एग्जैक्टली लम्स भी आते हैं। शादियां हो रही है वो आफ्टर 35 हो रही हैं, है ना, 35 हो रही हैं, 40 के बाद भी कर रहे हैं। उसके बाद जब हम बेबी प्लान करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो अगर मेल में देखें तो स्पर्म काउंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड आता है और फीमेल्स में क्या होता है कि उनके एग्स प्रॉपर नहीं बन रहे होते हैं। तो आयुर्वेद में ना बताया गया है इस चीज को कि ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजम। ऋतु मतलब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसी है, क्षेत्र यानी जो आपका यूट्रस है, आपका बेबी जहाँ पे आएगा, बेबी जहाँ पे होल्ड होगा वो कैसा है। अम्बु यानी अगर जो आपका यूट्रस है वो प्रॉपर वहाँ पे न्यूट्रिशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। एंड द नेक्स्ट आपका बीजम। बीजम में दोनों की बात की गई है, फीमेल एग कैसा है और मेल स्पर्म कैसा है, दोनों की। दुख की बात ये है कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और वो आयुर्वेद को सीखते हैं और वो वहाँ जाके उसको फॉलो करते हैं। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम इस एपिसोड में फीचर करने जा रहे हैं डॉक्टर कीर्ति श्री, जो कि आयुर्वेदिक गायनी है, जिनको 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है और ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं परमानंद आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल की दिल्ली। सो आइए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड का जो टॉपिक है वो है आयुर्वेदा। तो हम आज आयुर्वेदा के ऊपर बात करेंगे। सो ओवर टू मैम, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। सो आज का टॉपिक मैम आयुर्वेद के ऊपर है। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है आज के समय में कि इस एलोपैथी का ज़माना है, आज के इंग्लिश दवाइयाँ सब हम लोग खा रहे हैं, तो आयुर्वेद की क्या एग्जिस्टेंस है आज के समय में? आयुर्वेद कैसे हमें हेल्प कर पाता है आज के समय में? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे आपने पूछा कि एलोपैथी का ज़माना है और इसमें आयुर्वेद कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले कोविड के टाइम में, तो कोविड के टाइम में हर घर में आपने काढ़े बनाए होंगे। हर पर्सन ने कहीं ना कहीं गिलोय का काढ़ा बनाया है या फिर हल्दी का काढ़ा बनाया है। तो आयुर्वेद एग्जिस्ट करता है और हमारे घर में ही करता है। हमारे जो पहले दादी नानी जो ऐसे होते थे तो वो हमें कुछ ऐसे घर में ही काढ़ा बना के या फिर बहुत सारे ऐसी जो जड़ी बूटियां होती थी, पत्ते तोड़ के लाती थी, वो उसका काढ़ा बनाती थी। तो उस टाइम से लेके आज तक आयुर्वेद एग्जिस्ट करता है, बस हम उसको फॉलो करना भूल गए। अगर मैं ये बोलूं कि आयुर्वेद अभी क्यों नहीं ज़्यादा लोगों तक मतलब अप्रोच क्यों नहीं है लोगों को, वो इसलिए नहीं है क्योंकि लोग अब सब कुछ बिल्कुल इंस्टेंट चाहने लग गए हैं। तो इसलिए आयुर्वेद को उन्हें अपनाने में या फिर मैं बोलूँ कि अडॉप्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा है फिर से। दुख की बात यह है कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और वो आयुर्वेद को सीखते हैं और वो वहाँ जाके उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अब जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो सारी चीजें बिल्कुल इंस्टेंट आने लग गए हैं। वो आयुर्वेद को फॉलो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें फीवर हुआ है तो हम पहले पैरासीटामोल ले लेते हैं, हम काढ़ा नहीं पियेंगे क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो रूट कॉज से कोई चीज जाए तो हमें आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। और जैसे आपने सबसे ये पूछा ना कि एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस हमारे घर में है। अगर हमें खांसी होती है तो हम अदरक घस के उसका रस लेते हैं, या फिर अगर हमें नॉर्मली कफ हो जाता है तो हम जो मदर हैं वो आज भी क्या करती हैं कि तुलसी का काढ़ा बनाती हैं, उसमें काली मिर्च डालती हैं, सेंधा नमक डालती हैं। तो आयुर्वेद एग्जिस्ट करता है। और आज के टाइम में जो हमारी लाइफस्टाइल है वो कितनी सीडेंट्री हो गई है, मतलब हम लेट नाइट उठ रहे हैं, किसी भी वजह से उठ रहे हैं हम, या तो जो हमारा ऑफिस वर्क है या फिर हम स्ट्रेस की वजह से या किसी भी रीजन से हम कई बार रात को हम लेट उठते हैं, या फिर फास्ट फूड का आजकल इंटेक बहुत ज्यादा हो गया। पहले हम सिर्फ घर का बना खाना खाते थे और ये टाइम ये बात मैं ज्यादा पुरानी भी नहीं बोलूंगी, अभी से 7-8-9 साल पहले ही हम इतना ज्यादा फास्ट फूड पे डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन अब हम फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो इन सब से बचाता है हमें आयुर्वेद। राइट जी। सो आयुर्वेद का ये भी मानना है कि आयुर्वेद थोड़ा स्लो काम करता है। ओके है ना? तो ये मिथ है
या क्या है, इसके ऊपर तो आप ही बता पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ना इस पे कई बार पेशेंट्स भी हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना वो यही होता है कि हम मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन हमें जो इसका रिजल्ट है वो स्लो मिलेगा, तो हमें क्या अप्रोच करनी चाहिए। देखिए आयुर्वेद जो है ना, मैं इस बात को ये नहीं बोलूंगी कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। बहुत सारी ऐसी वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी क्रॉनिक है या कितना एक्यूट है। एक्यूट मतलब अगर अभी अभी शुरू हुई है तो उसमें आयुर्वेद, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एसिडिटी हो रही है तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, पाउडर्स हैं या फिर काढ़े हैं जो कि आप लेते हैं और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे फीवर है तो फीवर है, आप गिलोय का काढ़ा लीजिए। आप अगर वैसे ले सकते हैं जो फॉर्मुलेशंस हैं तो आप जैसे महासुदर्शन काढ़ा लीजिए। आपको घर में नहीं बनाना तो आप बाहर से भी लेके जैसे महासुदर्शन काढ़ा लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी स्लो काम करता है। अभी हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई पेड़ है, अगर हम उसे जड़ से काटते हैं तो उसे काटने में हमें टाइम लगेगा, है ना। अगर हम उस पेड़ को सिर्फ उसकी डाली काटना है, हमें उसको कट करेंगे तो वो कुछ ही समय में कट जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर होता है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम बहुत समय से आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं होगा कि हम रात को सोए और सुबह उठे तो हमें अर्थराइटिस डायग्नोज हुआ। तो उसमें क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं वो जो सिम्टम्स हैं वो आपको कुछ टाइम से दिखने लगेगा बॉडी में, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और हम अभी 10 डेज मेडिसिन ले और हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, आयुर्वेद आपके रूट्स पे काम करता है। राइट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रूट से ख़त्म करनी है, आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा आपकी बॉडी में अकरेंस ना आए उसकी, तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप मेडिसिन जो डोजेज हैं, जो मेडिसिन हैं, आप उसको सही टाइम पे लीजिए, डोज सही लीजिए। डॉक्टर से आप अपने जो भी मतलब बात है आप अपनी क्लियरली बताइए। क्या होता है ना कि कई बार पेशेंट्स बात सही नहीं बताते। अगर उन्हें ये लगता है कि अगर हम ये बताएंगे तो हमें डॉक्टर डांटेंगे या फिर वो हमें जज करेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि डॉक्टर से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ छुपाओगे ना तो वो चीज़ वहाँ पे मिस हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे फिर वो बात आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं फिर जो उन्होंने आपको डायग्नोज किया है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप डॉक्टर से कोई चीज़ मत छुपाइए। अगर आप डॉक्टर को सारी चीज़ें क्लियरली बताएंगे तो वो आपको सही मेडिसिन बताएंगे, सही डोज बताएंगे, आपको करेक्ट आपके लिए क्या ऑप्शन है आप वो ले सकते हैं। दूसरी बात एक और यहाँ क्लियर करती हूँ। क्या होता है ना कि अगर घर में 2 फैमिली मेंबर हैं, एक को आयुर्वेद में ना जो मेडिसिन दी जाती है वो दी जाती है आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसा है, आपकी बॉडी का दोष कैसा है, यानी वात पित्त कफ आपकी बॉडी का कौन सा इम्बैलेंस चल रहा है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, इन सब पे डिपेंड मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो हर व्यक्ति के लिए जो मेडिसिन होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर एक व्यक्ति आपके घर में कोई एक मेडिसिन खा रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको भी वही मेडिसिन खानी है। तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट आपको स्लो दिखे, तो आपके माइंड में फिर वो एक मतलब एक इमेज क्रिएट हो गई कि जो आयुर्वेद है वो स्लो वर्क करता है। तो इन शॉर्ट आयुर्वेद स्लो वर्क नहीं करता। अगर आप उसको सही डोज में लेते हैं, सही चिकित्सक के पास से लेते हैं, और आप कोई भी समस्या अगर आप रूट से चाहते हैं कि वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो, तो फिर आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और पेशेंस मतलब ये है कि 3 मंथ्स आप मान के चलिए कि 3 मंथ्स आपको लगेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी हमें हुई है, हम मोटे ही होते हैं तो हम अचानक से नहीं होते ना। धीरे धीरे हम हमारी कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस बोर्ड होता है या कुछ भी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे विजिबिलिटी आती है कि अच्छा अब लगता है आप मोटे हो रहे हो, या हम खुद को देखते हैं जब मिरर में, तो उसको जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 1 to 2 months, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। राइट। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने इस तरीके से काम करता है आयुर्वेद। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हर आदमी को ये जानना बिल्कुल कि आयुर्वेद की आज के समय में इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि कहीं ना कहीं हम भूलते चले जा रहे हैं। लोगों को जो इंस्टेंट जो चाहिए ना चीजें, लोग हमेशा उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता जा रहा है आज के समय। जोमेटो, ब्लिंकिट, इनका जमाना आ गया ना, तो लोगों को सारी चीजें 10 मिनट्स में चाहिए। राइट। आपने यहाँ पर एक शब्द बताया है कि वात पित्त और कफ, जी। इसके थ्रू आप दवाइयाँ देते हैं। बिल्कुल। तो
इनको दोष क्यों कहा जाता है? तो आयुर्वेद जो है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि आयुर्वेद के पिलर्स की अगर मैं बात करूँ कि आधार स्तंभ, तो वो वात पित्त कफ होते हैं, ठीक है। तो वात पित्त कफ क्या है? ये त्रिदोष हैं। जैसे आपने बोला ना कि ये दोष क्यों है, तो ये दोष तब बनते हैं जब ये हमारे शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, यानी असंतुलन आता है हमारे शरीर में, तब ये दोष बनते हैं। अदरवाइज ये हमारे शरीर का संचालन करते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रही है या फिर हमारी बॉडी जो वर्क कर रही है ना, वो इन्हीं तीनों दोष पे काम कर रही है। तो इस पे मतलब हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन भी करा है। जैसे आयुर्वेद की ना 3 मुख्य मतलब आप ये बोल सकते हैं कि संहिताएं हैं, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और अष्टांग हृदय है। तो इसमें जो आचार्य चरक जी हैं, आचार्य सुश्रुत जी हैं, आचार्य वाग्भट जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन कर रखा है। तो जैसे इसमें है कि वायु पित्त कफ दोष शरीरस्थम दोषयंती इति दोष। इसका मतलब है कि जो वात पित्त कफ है ना, वो दोष तब बनते हैं जब उसमें इम्बैलेंस आता है। तो अब ये जैसे वर्क कैसे करता है, अगर मैं वैसे बोलूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है, हमारे शरीर में इम्बैलेंस कैसे क्रिएट कर रहा है, तो मैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझाती हूँ कि सभी समझ पाएं। हमारी बॉडी में जितनी मूवमेंट होती हैं, हम सांस ले रहे हैं या फिर हमें पसीना आ रहा है या फिर नॉर्मली जो हम स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, फीमेल्स में जो पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसी कोई भी जो मूवमेंट होती हैं हमारे शरीर में, कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे मूव कर रही है, वो वायु कर रही है। तो वायु यानी वात, ठीक है। पित्त मतलब आप ये समझिए कि आपकी बॉडी में जो डाइजेशन का काम हो रहा है, जो भी अग्नि पचा रही है, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, या फिर कई बार हमें गर्मी लगती है, फिर हमें सर्दी लगती है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है वो आपका पित्त कर रहा है। आपकी बॉडी में कई बार हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। जनरली आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है वो हमारा पित्त उसको बैलेंस करता है, इम्बैलेंस को। उसके अलावा कफ, जो कफ है, कफ वो क्या करता है, आपकी बॉडी को एक संरचना देती है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ाती है, उसको क्रिएट करती है, आपकी बॉडी को बल देती है। तो ये जो है ना, ये तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें इम्बैलेंस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा कुछ तीखा खाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा चटपटा भोजन लेना शुरू कर दिया, तो हमारा जो पित्त है वो बिगड़ जाएगा, उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। तो कई बार नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लग जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो पित्त इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पित्त की वजह से भी हो सकती है। इसके साथ आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, ऐसा लगेगा कि हम इतना ज़्यादा ऑयलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी ड्राई कैसे है स्किन हमारी। तो ऐसे पर्सन को वात इम्बैलेंस हो सकता है, उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो अचानक से मोटे हो जाएंगे, या फिर फीमेल्स में स्पेशली जिनको सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है या फिब्रॉइड आ जाता है, तो उसमें कफ का इम्बैलेंस होता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे ये इम्बैलेंस होते हैं तो आपकी बॉडी में जो है वो मतलब कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न कर देते हैं, यानी डिजीजेज उत्पन्न करते हैं। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल अगर वात इम्बैलेंस होता है ना, तो आपकी बॉडी में 80 टाइप्स के मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे ही ये दोष तब कहलाते हैं जब आपकी बॉडी में ही इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। वो इम्बैलेंस कैसे भी किसी भी वजह से क्रिएट हो सकता है। आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए हैं, या फिर आपको मतलब आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए हैं, आप अच्छे से भोजन नहीं कर रहे हैं, या फिर आप रात को जग रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मतलब आप रात को तो जग रहे हैं और सुबह सो रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो फिर ये आपके दोष जो हैं वो मतलब बॉडी को रोग यानी डिजीज देना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, तो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब दोषों को टेस्ट करने के लिए आप कुछ टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं? जैसे ही होती है। हाँ, जैसे क्या होता है कि सर मतलब आप नॉर्मली कोई पूछता है तो एक तो नाड़ी परीक्षा होती है कि आप नाड़ी से चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद स्टूल मतलब वो भी किया जाता है, स्टूल टेस्ट भी किया जाता है। और दूसरा मतलब जनरली क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। आपकी स्किन देख के वो पता चलता है कि आपकी जैसे अष्ट विद्या, दश विद्या ये होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। जैसे नॉर्मली हम पूछते हैं आपका स्पर्श कैसा है, यानी हम पेशेंट को टच करेंगे, हमें पता चलेगा वो उष्ण है, गर्म है या ठंडा है।
उसके अलावा फिर हम पेशेंट से पूछेंगे आपकी अग्नि कैसी है, आपको भूख कैसी लग रही है। उसके अलावा पेशेंट को जैसे अगर उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उसको कौन से दोष का इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसमें आयुर्वेद में आप ब्लड टेस्ट वगैरह सजेस्ट नहीं करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे अब के टाइम में ऐसा है कि हमें ब्लड टेस्ट भी करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, जैसे नंबर 1 पेशेंट खुद से ही मतलब रिलीफ नहीं होता उसको। वो कहेगा कि आपने हमें एक बार नाड़ी परीक्षा तो कर लिया आपने, लेकिन हम ब्लड टेस्ट भी कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता चल रहा। तो पेशेंट्स को वो समझाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे और बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, जैसे फिब्रॉइड है, गांठ है, तो उसके लिए हमें फिर करवाना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी अगर है तो उसके लिए हमें AMH टेस्ट करवाना पड़ेगा कि कहीं ब्लड जो उसकी एग की मतलब क्वांटिटी है वो तो कम नहीं हो रही, तो इसलिए में ब्लड टेस्ट भी हम सजेस्ट करते हैं। राइट। एज पर आयुर्वेदा अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके थ्रू PCOD और PSOC की प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल्स को? ओके, PCOD तो और PCOS आपने कहा, तो इसका जो मतलब अगर इसको कहते तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये क्या होता है ना कि आपके मतलब इसे मैं प्रॉब्लम नहीं मानती हूँ। अगर मेरे पास कोई पेशेंट भी आती है तो इरेगुलरिटी की बात करें अगर तो वो क्या रीजंस रहते हैं उनके? हाँ। मैं उनको ये नहीं बोलती कि ये कोई प्रॉब्लम है। इसका कारण अगर सबसे बड़ा कारण है ना तो वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है। और अगर आयुर्वेद के उससे देखें तो वात और कफ, ये जो 2 दोष हैं, इनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको मतलब इरेगुलर पीरियड्स आएंगे। और इरेगुलर पीरियड्स में भी फिर किसी किसी को ये होता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लो होता है। जैसे ना इसमें मैं आपको वैसे बता देती हूँ, वात इम्बैलेंस होगा अगर, तो उसमें क्या होगा कि जो पीरियड्स होंगे उसका फ्लो मतलब इम्बैलेंस इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। पेन बहुत ज़्यादा होगा, जब भी उसको पीरियड्स आएंगे पेन बहुत ज़्यादा होगा। कफ इम्बैलेंस होगा तो उसको सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी या फिर फिब्रॉइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके अलावा उस टाइम भी ना उनको बहुत ज़्यादा थकान थी महसूस होगी। तो ये 2 फैक्टर हैं जो कि आयुर्वेद बताता है कि वात और कफ का अगर इम्बैलेंस होता है तो फिर आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होंगे। और PCOD PCOS दोनों में ही क्या है कि आपकी जो ओवरीज हैं वो एग्स तो बना रही हैं लेकिन वो मल्टीपल एग्स बना रही हैं, तो फर्टिलाइज भी हो रही हैं, तो वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो आप नेक्स्ट आप चाहते हो कि पीरियड्स आए, या फिर अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो तो फैमिली प्लानिंग हो, तो एग्जैक्टली अगर रेगुलर पीरियड्स आते हैं तो वो चीजें उसमें नहीं हो पा रही हैं। जी, तो आयुर्वेद में PCOD की रेमेडीज क्या है? ओके, PCOD जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपको अपने लाइफस्टाइल जो है उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी PCOD ठीक हो जाए, वो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, आपको जो PCOD की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कहीं से भी बाल आ रहे हैं, अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि PCOD में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो फिर आपको अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। इसको मैं वैसे कैटेगराइज कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम करेंगे शोधन चिकित्सा। आयुर्वेद में वो बोला जाता है शोधन, शमन और डाइटरी चेंजेस। तो शोधन चिकित्सा मतलब डिटॉक्स प्रोसेस। तो डिटॉक्स में हम सबसे पहले करेंगे इनका विरेचन। विरेचन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट को मेडिकेटेड मतलब घी देते हैं, स्नेहपान करवाया जाता है। उसके बाद कुछ दिन उनको 5 to 7 days उनको हम मेडिकेटेड घी देते हैं, और उसके बाद फिर उनको 2 to 3 days उनकी फुल बॉडी अभ्यंगम होती है। अभ्यंगम इज लाइक फुल बॉडी मसाज होती है, स्टीम दिया जाता है, और लास्ट डे यानी 9th और 10th डे जिस भी दिन मतलब उनके लक्षण आते हैं, सर्व लक्षण, उस दिन उनको हम विरेचन करवाते हैं, यानी नीचे के रास्ते से यानी स्टूल पास करवाया जाता है। तो वो स्टूल पास आपका 5, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स इतने टाइम्स होता है। ये अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन होता है, हम घर पे एडवाइस नहीं करते। ओके, तो ये नंबर 1 तो विरेचन हुआ। नेक्स्ट नस्यम, जैसे इनफर्टिलिटी, अगर कोई फीमेल है जो कि प्लान कर रही है बेबी और उसको PCOD की प्रॉब्लम है, तो हम उसको नस्यम भी बोलते हैं, यानी नाक के थ्रू हम मेडिसिन डालते हैं जो कि आपके ब्रेन पे काम करती है। तो ब्रेन पे हम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है। तो जब आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा तो जो हार्मोन्स हैं वो आपके प्रॉपर बैलेंस में आ जाएंगे। और कई बार क्या होता है ना कि जो PCOD कोई भी फीमेल होती है तो उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें नस्यम बहुत इफेक्टिव होता है। तो विरेचन और नस्यम, ये 2 आपका शोधन चिकित्सा होती है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है शमन चिकित्सा, यानी इसमें हम मेडिसिन देते हैं।
आयुर्वेद में जैसे ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पीरियड्स में काम करते हैं, जैसे अगर हम फॉर्मुलेशंस की बात करें तो अशोकारिष्ट है या सप्तसार क्वाथ है, ऐसी बहुत सारी फॉर्मुलेशन मिल जाएंगी, लोद्र है। और अगर जनरली हम हर्ब्स की बात करें जो कि जैसा काढ़ा बना के अगर वो ले सकते हैं तो अशोक की छाल है या फिर लोद्र है, त्रिफला है। त्रिफला बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पेट की समस्याओं में ही काम आती है, लेकिन त्रिफला बहुत अच्छा डिटॉक्स करती है। और नंबर थर्ड, आपकी डाइट आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको कुछ दिनों तक जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। आपको घर का बना भोजन नहीं, और घर का बने भोजन में भी आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जो सुपाच्य हों, जो इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ हों। ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिर आगे जाके बॉडी में यानी वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा, फिर आपको जो इम्बैलेंस है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आयुर्वेद इन 3 क्राइटेरिया पे काम करेगा, शोधन चिकित्सा करेगा, शमन चिकित्सा करेगा, और आपकी जो डाइट है उसको मॉडिफाई करेगा। राइट। तो क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा इन 7-8 दिनों तक आयुर्वेदा हॉस्पिटल के अंदर? ओके। जैसे आपका ये मैंने जो आप शोधन चिकित्सा की बात कर रहे होंगे ना, जिसमें मैंने बताया, तो शोधन चिकित्सा में जो पेशेंट नियर बाई रहते हैं, तो जैसे हम उनको डेली बुलाते हैं, लाइक अगर हम मेडिकेटेड घी देना होता है तो हम उनको अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जो घी दी जाती है वो एम्प्टी स्टमक दी जाती है, खाली पेट दी जाती है, तो अगर वो अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग आके और हम उनको मेजर करके देते हैं। जो पेशेंट दूर रहते हैं तो हम उनको ऑन कॉल गाइड करते हैं कि आपको 5 ml लेना है तो आप आज 5 ml लेंगे, 10 ml लेना है तो आप कल 10 ml लेंगे। लेकिन जो लास्ट 3 डेज होते हैं जिसमें पेशेंट को हमारे यहाँ आना होता है, तो उस दिन हमारे यहाँ आने की नीड होती है, वो घर पे नहीं कर सकते। ओके जी, तो बस प्रॉपर एडमिट होने की नीड उनको है जो दूर रहते हैं और जो ट्रैवल नहीं कर सकते। राइट। एज पर आयुर्वेदा आप क्या सजेस्ट करते हैं कि विमेंस को पीरियड्स में कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए? ओके। आयुर्वेद में ना जैसे कि हर चीज के लिए एक मतलब चर्या बताई गई है, यानी आप कैसे उस चीज को फॉलो करना है। तो आयुर्वेद में इसको अगर पीरियड्स की हम बात करें तो पीरियड्स में ये बोला जाता है कि आपकी बॉडी में मतलब वात अपान वायु होती है जो कि आपके पीरियड्स का फ्लो अच्छा करती है। तो अगर आप कुछ चीज़ों का जो ध्यान रख लें तो आपकी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिस्मेनोरिया होता है कि डिस्मेनोरिया यानी इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पीरियड्स में, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले, जैसे आजकल ना एक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स पे क्या होता है कि हमें पीरियड्स में क्रेविंग हो रही है तो हम चटपटा खाना खा लें या फिर आइसक्रीम खा लें, लेकिन आयुर्वेद इसको मना करता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं छोटा छोटा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाएंगे ना पीरियड्स के टाइम में, तो आपको जो मतलब फ्लो आएगा ना पीरियड्स के टाइम में, तो उसमें कई बार जलन सी महसूस होगी, आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या फिर पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा भी देखा गया कई बार पीरियड्स में लम्स भी आते हैं। एग्जैक्टली, लम्स भी आते हैं। तो वो क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कब होगा जब हम बिल्कुल पूरे टाइम बिल्कुल ही रेस्ट मोड में हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम खाना भी ऐसा खा रहे हैं, बासी भोजन खा रहे हैं, जैसे क्या होगा कि कल का बचा हुआ है हमने उसको फ्राई करके आज खा लिया। पीरियड्स के टाइम में इसलिए हमें बोला जाता है कि आपको स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है ना, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए आपको। और हाँ, जैसे कुछ वो लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर नीड है, ठीक है, अगर वो आपका प्रोफेशन है तब तो आपको करना है, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप रेस्ट कर सकते हैं तो यू शुड रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट। इससे क्या होगा कि जो आपकी वायु है, जो वात दोष है, वो आपका बैलेंस रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और दूसरा आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको मतलब कई बार किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो उसका वात दोष है ना वो इम्बैलेंस है। तो नंबर 1 आपको तो अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आपको हल्का भोजन लेना है। आप 3 से 4 दिन आप खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, या फिर अगर आप रोटी चावल भी खा रहे हैं तो आप एक तो उसी टाइम बना हुआ खाइए, और सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी में गरम मसाला मत ऐड कीजिए, उसमें अगर काली मिर्च ऐड कर रहे हैं वो मत ऐड कीजिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो पीरियड का पेन है उससे आपको मतलब आप उसको ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट, आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कीजिए। जैसे एक ही मिथ है कि हमें पीरियड्स के टाइम में ना कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप खुद करके देखिए, मैं ये सबको बोलती हूँ कि आप थोड़े दिन करके देखो, आपको खुद लगेगा कि कितना हमें रिलीफ मिल रहा है पीरियड पेन में। आप मतलब ये
अनुलोम विलोम कीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर मेडिटेशन करके देखिए। शवासन है, आप थोड़ी देर शवासन मुद्रा उसमें रहिए, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है पीरियड्स में। तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखिए कि पीरियड्स में क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आपको खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसे पहले के टाइम में कहते थे ना कि आपको अचार नहीं खाना चाहिए, वो इसलिए मना करते थे क्योंकि वो पेन को बढ़ाता है। क्योंकि जो अचार बनता है वो तो बहुत पुराना रहता है ना, घर में बना हुआ, तो वो पेन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसीलिए उसको, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तेल बहुत ज़्यादा रहेगा, तीखा भी रहेगा, तो वो पेन को बढ़ाएगा, फ्लो को बढ़ाएगा, बर्निंग, आपको जलन, आप यूरिन पास करने जाएंगे उसमें जलन जैसा लगेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपको रेस्ट करना है, आपको जितना हो सके आपको उतना रेस्ट करना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो पीरियड्स बहुत अच्छे से आपके मैनेजेबल हो जाएंगे। इरेगुलर पीरियड्स हैं तो वो रेगुलर हो जाएंगे। राइट। कीर्तिश्री जी, यहाँ पर एक ना इनफर्टिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ। जी जी। तो आजकल ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बहुत हर घर की समस्या भी है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। जगह जगह आईवीएफ सेंटर्स भी ओपन बहुत तादाद में हो रहे हैं ना। तो एज पर आयुर्वेदा ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है फीमेल्स को? ओके, आज के टाइम में अगर वैसे मैं बात करूं तो हम थोड़े करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। मतलब ये गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि हम करियर को लेके चलते हैं। लेकिन जो शादियां हो रही है वो आफ्टर 35 हो रही हैं, है ना, 35 हो रही हैं, 40 के बाद भी कर रहे हैं। उसके बाद जब हम बेबी प्लान करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो, अगर मेल में देखें तो स्पर्म काउंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड आता है, और फीमेल्स में क्या होता है कि उनके एग्स प्रॉपर नहीं बन रहे होते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी को, मतलब ये करते हैं कि क्यों इनफर्टिलिटी हो रही है, तो आयुर्वेद में ना बताया गया है इस चीज को कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजम। ऋतु मतलब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसी है, क्षेत्र यानी जो आपका यूट्रस है, आपका बेबी जहाँ पे आएगा, बेबी जहाँ पे होल्ड होगा वो कैसा है। उसके बाद ऋतु, क्षेत्र, अंबु यानी अगर जो आपका यूट्रस है वो प्रॉपर वहाँ पे न्यूट्रिशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। एंड द नेक्स्ट आपका बीजम, बीजम में दोनों की बात की गई है, फीमेल एग कैसा है और मेल स्पर्म कैसा है, दोनों की। तो अगर इन चारों चीज में से कोई भी एक चीज में इम्बैलेंस है, किसी भी एक चीज में दुष्टि है, तो फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आयुर्वेद में ये 4 फैक्टर बताए गए हैं। इसको एक छोटा सा एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे कि आपने घर में कोई पौधा लगाया, तो पौधा लगाया आपने, उसमें बीज डाला, ठीक है, मिट्टी हमने बहुत अच्छी ली, लेकिन जो बीज की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। आप पानी उसमें प्रॉपर दे रहे हैं, सनलाइट भी दे रहे हैं, लेकिन जो बीज है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो पौधा आपको लगता है कि वो अच्छा होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं। तो सेम अगर मान लीजिए कि आपका सब कुछ अच्छा है, आपका यूट्रस भी अच्छा है, आपकी साइकिल भी रेगुलर है, लेकिन आपकी जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर जो मेल स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वैसे ही अगर चलो आपकी एग्स की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन है वो अगर प्रॉपर नहीं है, तो फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। और फीमेल की अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बीजम यानी अगर मेल स्पर्म ठीक नहीं है, मेल स्पर्म की अगर मतलब काउंट अच्छा नहीं है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आयुर्वेद में अगर हम कभी भी कंसीव करने की बात करते हैं तो इन 4 फैक्टर्स पे बात करते हैं कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छी है कि नहीं है, और इसके अलावा आपके जो यूट्रस है वो कैसा है, उसकी लाइनिंग कैसी है, क्योंकि वहाँ पे बेबी को होल्ड होना है। अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी लाइनिंग में तो बेबी होल्ड नहीं हो पाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको 9 मंथ्स रहना है। तो यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म वो कैसा है, तो इन्हीं चीज़ों पे आयुर्वेद काम करती है। ये जब हेल्दी है तो आपको नेचुरली कंसीव इजीली कर सकता है। मैम, आयुर्वेद के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट्स रहता है इनफर्टिलिटी का? ओके, जैसे आयुर्वेद, जैसे मैंने इससे पहले बताया ना कि जो 4 फैक्टर्स हैं उस पे काम करता है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, तो दोनों को हम पहले तो काउंसिल करते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले बोला जाता है कि आप पहले दोनों को प्रिपेयर करो, मेल और फीमेल आप दोनों से बात करो, काउंसलिंग करो कि आप दोनों प्रेगनेंसी चाहते हो, तो आप दोनों को मिलके एफर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो शोधन, शमन एंड डाइट, द सेम चीज थिंग्स विल बी देयर। शोधन में आपकी सबसे पहले विरेचन की जाती है। तो विरेचन क्यों करते हैं? जब हम विरेचन करते हैं ना, तो विरेचन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि एक घर है,
हमने घर की प्रॉपर क्लीनिंग करी है और उसके बाद हम वहाँ कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसकी जो सुंदरता है वो निखर जाती है। तो वैसे ही विरेचन क्या करता है कि आपकी जो बॉडी है उसको डिटॉक्स करता है, वो शुद्ध कर देता है। उसके बाद आप कोई भी उसके अंदर मेडिसिन डालेंगे या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत ही नेचुरली उस चीज़ को फास्ट कर देता है, मतलब 10 गुना उसको इम्प्रूव कर देता है। तो सबसे पहले शोधन में हम विरेचन करेंगे, उसके बाद हम नस्यम करेंगे ताकि जो उसके अगर हार्मोन इम्बैलेंस है, अगर उसे स्ट्रेस है तो उस चीज़ में उसको रिलीफ मिले। एंड द थर्ड वन शिरोधारा। शिरोधारा क्यों किया जाता है? शिरोधारा भी सेम आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे काम करेगा। और मतलब आज के टाइम में ना इनफर्टिलिटी या फिर अगर हम बेबी प्लान कर रहे नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं खुद का भी प्रेशर होता है और अपॉइंटमेंट भी बहुत एग्जैक्टली डिसअपॉइंटमेंट और फैमिली प्रेशर भी होता है और सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। तो इससे जो कपल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है। तो दोनों अगर शिरोधारा लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेल स्पर्म काउंट पे भी उसका अच्छा मतलब रिजल्ट है। और मेल के लिए बस्ती कही जाती है, और अगर कोई फीमेल है ना जिसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है तो उत्तरवस्ती कही जाती है आयुर्वेद में। और सेम मेल के लिए भी उत्तरवस्ती। तो उत्तरवस्ती मतलब एक चिकित्सा है जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। और फिर हम बात करें अगर शमन चिकित्सा की, तो शमन चिकित्सा में जैसे कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। और जैसे आपकी पुष्पधनवा रस है, मतलब ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। फलघृत है जो कि कंसीव करने में हेल्प करती है। अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी नहीं है फीमेल की तो उसकी लाइनिंग को इम्प्रूव करती है। और अगर मेल स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है तो उसके साथ भी वो जैसे अश्वगंधा है वो ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं शमन चिकित्सा में, मेडिसिन में, जो कि वो अगर लेना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी तो उनकी प्रेगनेंसी नेचुरली हो सकती है। नंबर थर्ड, डाइट उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अगर मेल जो पार्टनर हैं अगर वो स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर फीमेल पार्टनर हैं अगर वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो एटलीस्ट जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा जो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। उनको या तो वो चीज़ क्विट करनी पड़ेगी या अगर उनकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और डाइट में बाहर का जो खाना है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर का फूड है ना, जैसे जो भी चाइनीज़ फूड अगर हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जो कि हमारी जो कंसीव करने की क्षमता होती है उसको कम कर देती है। तो अगर आप जितना पॉसिबल हो घर का खाना खाएं तो बेटर है। तो इससे आपको नेचुरली कंसीव होने में हेल्प मिलेगी। राइट। मैम, एज पर आयुर्वेदा प्रेगनेंसी रिचुअल्स जिसको हम गर्भधारण संस्कार कहते हैं, ओके। ये क्या होता है? गर्भ संस्कार या गर्भाधान संस्कार आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। जो मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी अब इसको मतलब एक तरीके से पेशेंट्स को समझाने लगे हैं और करवाने लगे हैं। और तो इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें महाभारत में मिलता है। जब अर्जुन जी की वाइफ प्रेग्नेंट थी, सुभद्रा जी, तो जो उनका जो पुत्र था अभिमन्यु, तो चक्रव्यूह के दौरान उसकी मतलब बात आती है कि अभिमन्यु गया था अंदर। तो अभिमन्यु को किसी ने सिखाया नहीं था चक्रव्यूह के अंदर जाना, लेकिन जब सुभद्रा जी गर्भवती थी तो उस समय अर्जुन जी उनको बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है। तो वो जो बात था, जो उन दोनों की कन्वर्सेशन थी, वो गर्भ में पल रहा बच्चा सुन रहा था। लेकिन जब वो बाहर आने की जब बात हो रही थी तो वो सो गई थी, उनको नींद आ गई तो वो सो गई, तो वो बाहर आने की उस चीज़ को नहीं सुन पाया। तो क्या है ना कि जो गर्भ संस्कार है, आप ये सोचिए कि ये गर्भ संस्कार उस टाइम भी हो रहा था, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है कि बच्चा गर्भ के अंदर सुन सकता है। तो गर्भ संस्कार क्या बोलता है कि जब आप मतलब इट्स नॉट अबाउट कि प्रेग्नेंट है महिला हमें तब से शुरू करना है, नहीं, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब से वो संस्कार शुरू हो जाता है ना। हिंदू धर्म में या वैसे ही बहुत मतलब 16 तरह के संस्कार बताए गए, उसी में से एक है गर्भ संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार या गर्भ संस्कार क्या है? जब महिला जो है वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, या जो कपल प्लान कर रहा है, तो उनको सबसे पहले जो हम अभी उसमें बात कर रहे हैं ना कि हमें सबसे पहले उनको डाइट ठीक करना है, हमें उनकी बॉडी को शुद्ध करना है। तो वैसे ही गर्भाधान संस्कार में क्या होता है कि उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उन दोनों की बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, उनको एडवाइस किया जाता है। जैसे जो फीमेल है उनको बोला जाता है फॉलिक एसिड लेना शुरू करिए, या फिर कुछ ऐसे जैसे मैंने फलघृत बोला, फलघृत लेना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो उनकी फर्टिलिटी है वो बूस्ट हो जाएगी। इसके बाद ड्यूरिंग मतलब होल प्रेगनेंसी उनको बहुत सारे श्लोक, जैसे आपको याद होगा हमारे घर में, या तो आपने सुना होगा कि हमारी दादी नानी अगर बोलती है जो कोई प्रेग्नेंट महिला होती है कि आप ये चीज़ें पढ़ो
रामायण पढ़िए या फिर देखिए। वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि जो मदर देखती है, जो वो फील करती है, जो वो सुनती है, वही वो बच्चा फील करता है और सुनता है। तो वैसे भी प्रेगनेंसी में आफ्टर 4th और 5th मंथ के बाद बेबी जो है वो सुनने लग जाता है। तो आप उससे बातें करेंगे या आप उसको जो जो चीज़ें सिखाएंगे तो वो उसकी इंटेलिजेंस में वो चीज़ जाती है ना। तो इसीलिए तो गर्भ संस्कार यही सिखाता है कि एक मदर को या फिर जो उसकी फैमिली है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, वो स्ट्रेस ना ले, वो स्ट्रेस फ्री रहे, उसका खान पान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जो खाएगी वो उसके बेबी को मतलब लगेगा, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट, वो जो सुनेगी, जैसे जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक बहुत पावरफुल होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको जो पसंद है, आपको जो मंत्र उच्चारण करना अच्छा लगता है, या फिर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर सुन सकते हैं तो आप वो सुनिए, या फिर आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप रीडिंग कीजिए, और रीडिंग करिए तो आप थोड़ा बोल के करें ताकि वो बच्चा भी सुने। राइट। तो इससे जो आपकी बेबी है ना, वो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। ऐसे बहुत सारी केस स्टडी भी होती हैं जिसमें बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती है, लेकिन जब मदर मंत्र उच्चारण करना शुरू करती है या फिर वो पढ़ना शुरू करती है, उसको बच्चे को म्यूजिक सुनाना शुरू करती है, तो बच्चे की ग्रोथ ना बहुत अच्छी हो जाती है। राइट। तो ये मतलब आजकल प्रूव्ड है, ये आपको बहुत सारे रिसर्चेस भी मिल जाएंगे। तो गर्भ संस्कार इज लाइक कि गर्भ संस्कार यानी गर्भ में बच्चे को संस्कार देना, गर्भ में ही बच्चे एग्जैक्टली संस्कार देना। तो ये मदर का काम है, लेकिन मदर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का भी ये काम है कि वो उस चीज को सपोर्ट करे। तो गर्भ संस्कार इज लाइक कि बच्चे को गर्भ में संस्कार देना। बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से समझाया, और आज के समय में ये हर घर में इस चीज को अपनाना चाहिए। पहले की नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हमें वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ के हमें वापस अपनी रूट्स के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी किताबों में लिखा है वो गलत नहीं लिखा। पहले के टाइम में भी तो जो महिलाएं घर में रहती थी वो पढ़ती थी ये चीजें ना, वो मंत्र उच्चारण करती थी, और वो जब भी खाली बैठती थी तो वो कोशिश करती थी कि वो कोई म्यूजिक सुने, सॉफ्ट म्यूजिक सुने, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ को अच्छा करती है। अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कई बार क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ ही अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे की जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। कीर्ति जी, आपने यहाँ पर एक शब्द लिया था कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी फीमेल को जब वो प्रेग्नेंट है, तो फिर स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है इनफर्टिलिटी को? सर देखिए, जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हॉर्मोन्स पे हमारे इम्पेक्ट आएगा ही आएगा, उसका हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। तो अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अगर आएगा तो जो आपका डोपामिन लेवल है उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आएंगी। तो इससे में आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी एग्स की जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट आएगा, आपकी जो साइकिल है, जो फीमेल है उसकी जो साइकिल है उस पर इफेक्ट आएगा। जो मेल है अगर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, तो उसकी स्पर्म की क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ओवर हमारी जो बॉडी है वो हॉर्मोन्स पे काम करती है ना। हम अगर थोड़ा सा भी अगर हमें कोई भी सर्दी खांसी हो जाती है, या फिर हम कई बार बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, और अगर हम उस टाइम कोई ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगी। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें और कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि स्ट्रेस आएगा तो इनफर्टिलिटी आएगी साथ में। क्योंकि सबसे जो बड़ा फैक्टर इम्पैक्ट करेगा वो आपकी साइकिल पे करेगा। आपकी जो साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, फिर वो इरेगुलर साइकिल फिर आगे बढ़ते बढ़ते पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट देती हैं वो आपका इनफर्टिलिटी ही देती है। राइट। IVF वर्सेस आयुर्वेदा अगर हम बात करें, इज दिस पॉसिबल? ये बहुत ही मतलब ऐसा कंपैरिजन हो जाएगा। हाँ। वैसे तो दोनों का जो स्थान है वो अलग अलग है, लेकिन जो IVF है तो IVF इज लाइक कि एक फास्ट प्रोसेस बोलिए, जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा, जिनकी एज 35 के अबव है, क्योंकि जिनकी एज ऑलरेडी 35 से 40 के अबव है तो वो उनके पास कहीं ना कहीं टाइम कम होता है, तो वो ये सोचते हैं कि हम जितनी जल्दी कंसीव कर सके उतना बेटर है, तो वो IVF के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है जिसकी, और आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो सर्जरी ही ऑप्शन है, तो फिर आप IVF के लिए जाइए। लेकिन IVF में क्या होता है कि आपकी उसमें जो प्रोसेस है वो क्या है, जो एग है फीमेल का वो निकाला, मेल का स्पर्म लिया, उनको लैब में फर्टिलाइज करवाया, फिर उस एम्ब्रियो जो बना उसको हमने फीमेल के यूट्रस में डाला।
तो ये आईवीएफ का प्रोसेस है। आयुर्वेद क्या करता है कि आयुर्वेद जो है वो आपके जो 4 फैक्टर्स हैं जो कि बेबी कंसीव करने के लिए चाहिए, वो उसको इम्प्रूव करता है, वो उसको ट्रीट करता है। अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है तो वो उसको ठीक करेगा। अगर आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अब वो आपके एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अगर मेल का स्पर्म काउंट कम है तो वो उसको ट्रीट करेगा। और अगर आपके यूट्रस अगर अच्छा नहीं है, जहाँ पे बेबी रुकने वाला है, जहाँ पे बेबी 9 मंथ्स होल्ड होगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइनिंग अच्छी नहीं है, लाइनिंग बन नहीं रही है या फिर लाइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो उसको इम्प्रूव करेगा। तो अगर ये चीज़ें वो फैक्टर्स को ठीक कर लेगा तो आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो आयुर्वेद और आईवीएफ दोनों, अगर ये बात है कि मिलके काम करेंगे, मिलके काम भी कहाँ पे, उन पेशेंट्स के लिए जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनके पास टाइम कम है, मैं उनके लिए बोलूँगी कि आप आप आईवीएफ अगर आप चाहते हैं तो जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम है, आपकी एज कम है, तो आप आयुर्वेद को अपनाइए। आईवीएफ इज क्वालिटी एक्सपेंसिव और लास्ट ऑप्शन है। और आईवीएफ एक्सपेंसिव भी है, लैक्स में उसके खर्च होते हैं, तो हर पर्सन उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। आयुर्वेद उसके कंपैरिजन में कम वहाँ पे आपको एक्सपेंस लगेगा, और जो प्रॉब्लम है वो उसको रूट से ठीक करेगा। तो आप 3 to 6 मंथ्स आप लेके चलिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रूट से ठीक होगी और आपको फिर नेचुरली कंसीव हो जाएगा। देखिए आईवीएफ के लिए भी ना, अगर आप जाते हैं तो एक ही क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना। आपकी एक ही क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप आयुर्वेद भी क्या करेगा? तो इसीलिए तो आपके आयुर्वेद में ये करेगा कि आयुर्वेद आपकी क्वालिटी अच्छी कर दे। तो फिर आप अगर आयुर्वेद के लिए जाओगे तो फिर आपको कंसीव हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, नेचुरली कंसीव हो जाएं, तो आयुर्वेद इज बेस्ट। लेकिन आपके पास टाइम कम है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके पास टाइम कम है, तो फिर आपको लगता है तो आपको आयुर्वेद के लिए जाना चाहिए। राइट। डिप्रेशन को दूर करने के लिए आयुर्वेद में क्या है? डिप्रेशन इज लाइक, ये आपका डिप्रेशन को आयुर्वेद में विकार ऐसे नहीं बोला गया है। ये बोला गया है कि आपका जो माइंड सोल, यानी आपकी जो आत्मा है, जो आपका शरीर है, वो कहीं ना कहीं उसमें इम्बैलेंस आ गया है। आपके जो शरीर के दोष हैं उसमें इम्बैलेंस आ गया है। तो इसमें भी मैं ये बोलूँगी कि अलग अलग टाइप के डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर किसी को वात की वजह से इम्बैलेंस है ना, तो वो जो उसका जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति होगा वो बहुत घबराहट फील होगी, उसको डर लगेगा, छोटी छोटी बातों पे वो डर जाएगा, या घबराहट उसको बहुत ज़्यादा होगी, और वो ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। तो ऐसे जो डिप्रेस्ड वाले पेशेंट होंगे वो वात इम्बैलेंस की वजह से है। पित्त इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें कुछ बोलेंगे तो वो उसी टाइम गुस्सा हो जाएंगे, और उसके बाद उनको गर्मी कई बार बहुत ज़्यादा लगेगी कि बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेज ऐसे उनको फील होगा, और उनको भूख भी कम लगेगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम उनको रहेगी। और जो कफ इम्बैलेंस की वजह से होगा तो वो ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन में होंगे वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, वो ऐसा सोचेंगे कि हम पूरे टाइम सोए रहें, हम किसी से बात नहीं करें, या फिर वो बात भी करेंगे तो वो चिड़चिड़ापन रहेगा उनमें थोड़ा सा। तो ये भी अलग अलग इम्बैलेंस की वजह से अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे एक पेशेंट में। अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट की बात करी आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में इसके लिए शोधन चिकित्सा, यानी जो अगर हम पंचकर्म से बात करें कि आयुर्वेद में पंचकर्म डिटॉक्स प्रोसेस, शोधन चिकित्सा, इसमें जो बेस्ट है वो है आपका नस्यम। नस्यम जो आपके नेक से ऊपर वाले रीजन में कहीं पे भी अगर कोई इम्बैलेंस आता है, किसी भी प्रकार की विकृति है, तो उसमें आपका नस्यम इज बेस्ट। नस्यम यानी आपकी नाक, यानी इसमें एक एक करके 2-2 करके मेडिकेटेड ऑयल या घी डाली जाती है, वो आपके फिर मसाज किया जाएगा ताकि वो प्रॉपर जो पोर्स हैं वो ओपन हो, चैनल्स में जाएं, और उसके बाद वो जो है वो ब्रेन पे काम करता है फिर डायरेक्टली नस्यम। नेक्स्ट वन इज शिरोधारा। पेशेंट को लिटाया जाता है और उसके जो ये वाला एरिया, फॉरहेड वाला एरिया, इस पे तेल की धारा गिराई जाती है, हल्का वार्म होता है, या फिर तक्र धारा यानी छाछ की धारा गिराई जाती है। तो वो यहाँ पे जो ब्रेन जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो उसको बैलेंस करेगा और शांत यानी कामनेस, कूलिंग जैसे अफेक्ट देगा। तो इससे डिप्रेशन धीरे 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 काम डाउन हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट, उसको अगर शमन चिकित्सा की बात करें तो शमन में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आप दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप अश्वगंधा दे सकते हैं, ब्राह्मी दे सकते हैं। ब्राह्मी आपको जो ब्रेन है उसको शांत करेगी और कंसंट्रेशन अच्छा करेगी। गोटू कोला है,
मंडूपर्णी कहते हैं इसको। तो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि आप दे सकते हैं। इसके फॉर्मुलेशंस भी आते हैं, शंख पुष्पी आती है, मानस मित्र वटकम आती है, और उसके अलावा क्योंकि जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है कई बार वो सोने में भी उसको दिक्कत आती है, उसकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो मानस मित्र वटकम ले सकता है, सारस्वता रिष्ट ले सकता है। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस भी हैं जो कि अगर पेशेंट लेता है तो धीरे धीरे जो उसकी प्रॉब्लम है डिप्रेशन की या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उससे उनको धीरे धीरे रिलीफ मिल जाएगा। डाइट का ध्यान रखना यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद हर चीज़ में डाइट पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो सिर्फ मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। आपको डाइट रखनी अच्छी है। डाइट आपको डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड या फिर तला भुना या फिर बहुत ज़्यादा गरम मसाला ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। ऐसी चीज़ें लेनी है जो हमारे बॉडी को शांत रखे। ऐसा सुना होगा कि जैसा भोजन वैसा मन, क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है, तो हमें खाना वैसा ही खाना है जो हमें सूदिंग इफेक्ट दे। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डिप्रेशन बाय द टाइम धीरे धीरे ट्रीट हो जाए। राइट। आपने यहाँ पर बात करी पंचकर्मा की, तो आज के समय में पंचकर्मा बहुत फेमस एक ट्रीटमेंट बनता जा रहा है, काफी लोग इस चीज को अपना भी रहे हैं। बिल्कुल, अब तो धीरे धीरे लोग अवेयर भी हो रहे हैं पंचकर्मा को लेकर। तो ये पंचकर्मा किस तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्लिनजिंग कहें अगर हम, किस तरीके से काम करता है ये? ओके, जैसे मैं वैसे बताती हूँ कि अगर हमारे शरीर में कोई चीज बढ़ जाती है तो हम उसे सर्जिकल तरीके से बाहर निकालते हैं। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जो कि आपके शरीर को बिना कट किए आपके शरीर को टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये इसकी खूबसूरती है। तो पंचकर्म अगर हम शब्द पे जाएं तो पंच और कर्म, यानी पंच मतलब 5 और कर्म मतलब 5 क्रियाएं। तो जो मेन जो क्रियाएं हैं पंचकर्म में वो होती हैं आपकी वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्तमोक्षण। तो वमन इज लाइक कि आपको जो जो भी प्रॉब्लम आपको है तो उसको पहले तो हमने मेडिकेटेड आपको जो भी मेडिसिन है वो दिया, आपको घी दिया, ऑयल्स दिए जो कि आप पी रहे हैं, और वो आपके शरीर में जो दोष हैं वो उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और फिर वमन यानी उल्टी के यानी मुख मार्ग से आपकी जो समस्याएं हैं उसको बाहर निकाली जाती हैं। तो ये जो अपर एब्डोमिनल एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप वमन करवा सकते हैं। विरेचन इज लाइक आपको पित्त से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो आप इसमें विरेचन करवा सकते हैं। विरेचन भी अगर किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम है, किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम है या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप विरेचन करवा सकते हैं। विरेचन में आपके नीचे स्टूल करवाया जाता है, यानी एनएस के द्वारा आपके जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाला जाता है। बस्ती इज लाइक मेडिकेटेड एनीमा। एलोपैथी में एनीमा बहुत ही फेमस है। तो आयुर्वेद में मेडिकेटेड एनीमा इज लाइक अगर आपको वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या फिर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या है कि आपको बस्ती दी जाती है, मेडिकेटेड एनीमा दिया जाता है। एनीमा भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है ऑयली एनीमा यानी तेल एनीमा, उसमें मेडिकेटेड तेल डाला जाता है। एक होता है कषाय, यानी उसमें पहले हमें काढ़ा बनाया जाता है और फिर उससे बस्ती दी जाती है। जैसे अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए काढ़ा बनाया जाता है पहले, उसके बाद उस काढ़े को दिया जाता है, तो ये बस्ती का हो गया। उसके बाद आपका आया नस्यम इज लाइक कि आपके जो भी गर्दन से ऊपर की जितनी समस्याएं हैं, आपको सर्वाइकल पेन भी है उसमें भी नस्यम काम करेगा, आपको साइनस की प्रॉब्लम है उसमें भी आपका नस्यम में हेल्प करेगा, आपको दृष्टि यानी आपके आई विजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, इन सब चीज़ों में नस्यम विल बी वो। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है रक्त मोक्षण, यानी रक्त की दुष्टि है, जहाँ पे ब्लड की इम्प्योरिटी है वहाँ पे आपकी रक्त मोक्षण हेल्प करेगा। इसमें सबसे फेमस आपका लीच थेरेपी है। तो इसमें स्किन प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें आपको रक्त मोक्षण लीच थेरेपी विल हेल्प। तो ये जो 5 जो क्रियाएं हैं ये मेन कर्म है। इसके अलावा जो और सारी चीजें हैं वो पूर्व कर्म में आती हैं, ये प्रधान कर्म होती हैं, यानी ये आपका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो किए जाते हैं वो आपका पूर्व कर्म में आते हैं, यानी वो अफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो पंचकर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यही काम आते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। राइट। एक और भी समस्या है हर आदमी की, हेयर ट्रीटमेंट, या हम कहें कि बालों की बहुत समस्या है आज के समय में। अर्ली एज में बाल झड़ जाते हैं या फिर एलोपेशिया हो जाता है, तो आयुर्वेद से कैसे ठीक हो सकते हैं सारी चीजें? आयुर्वेद में जैसे हेयर फॉल को बेसिकली खालित्य से बोला जाता है, खालित्य वर्ड से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो
आयुर्वेद में जैसे हमने बात करी ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो आपके दोषों से रिलेटेड ही होती हैं। कहीं ना कहीं कोई दोष इम्पैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में, क्योंकि यही हमारी बॉडी को चला रहे हैं, संचालन यही कर रहे हैं आपकी बॉडी का। अगर वात इम्बैलेंस की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है तो फिर आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी, डैंड्रफ भी हो सकता है, आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा मतलब इची सी होगी, बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। पित्त की वजह से होगा तो कई बार क्या होगा कि आपके जो हेयर फॉल होगा और कई बार लगेगा कि ये पूरा एरिया जो है उसमें जलन भी हो रही है, ठीक है, रैशेस भी हो सकते हैं किसी किसी को। कफ की वजह से होगा तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, क्लॉगिंग हो जाएगी और डैंड्रफ भी, जो पैचेस इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये भी अलग अलग दोष की वजह से अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जो बेस्ट है अभी वो है आपका लीच थेरेपी। अगर आप लीच थेरेपी करा सकते हैं तो ये क्या होगा कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको बहुत अच्छा कर देती है, और जो आपके मतलब पोर्स बंद हो गए हैं, जो फॉलिकल्स आपके बंद हो गए हैं, तो वो लीच थेरेपी के बाद ओपन हो जाते हैं। इससे अगर इसमें भी विरेचन आपकी हेल्प करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, आम इकट्ठे हो गए हैं, यानी खाना हम खा रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो हेयर प्रॉब्लम है उसमें रोल प्ले करती है। तो आप विरेचन करा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप शिरोधारा करा सकते हैं। शिरोधारा भी अलग अलग तेल से कराइए, जैसे भृंगराज है, उसके बाद ब्राह्मी तेल है, तो ये आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, अगर किसी को प्रॉब्लम लाइक 15 साल से 20 साल से है तो उसमें जो काम है ना वो थोड़ा डिले होगा। लेकिन जिसको अभी अभी शुरू हुई है, अगर आप अभी अभी करवाना शुरू करते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको विद इन 4 to 5 सिटिंग्स विजिबल हो जाती हैं। मतलब ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अभी अभी शुरू हुआ है और 4 to 5 सिटिंग्स लीच थेरेपी के बाद उनको फॉलिकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि हाँ उनके हेयर सब आने लग गए हैं। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं, इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो शमन चिकित्सा में अगर हम करें, जैसे भृंगराज है, भृंगराज पाउडर आप ले सकते हैं, भृंगराज का आप लेप लगा सकते हैं स्कैल्प एरिया में ना, भृंगराज पाउडर का, त्रिफला पाउडर का आप इनको लेप लगा के और अपने पूरे स्कैल्प पे लगाइए और फिर उनको हल्के बिल्कुल हल्के लीपों पानी से धो लीजिए, वॉश कर लीजिए आफ्टर 20-30 मिनट्स के बाद से। तो इससे आपको जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये जो ट्रीटमेंट आप बता रही है मेल फीमेल्स दोनों के लिए बता रहे हैं? बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि एलोपेशिया मेल्स के यहाँ पैचेस यहाँ पर भी बन जाते हैं ना, फेस पे भी पैचेस बन जाते हैं, बियर्ड पे, तो उन वहाँ पर भी ये ट्रीटमेंट काम करेगा? बिल्कुल, आप वहाँ पे भी अगर जैसे लीच थेरेपी होती है तो उसमें भी हेल्प करेगा वो, लीच थेरेपी होगी, और जैसे वो लेप में बता रही हूँ आप वो लगाएंगे तो उसमें भी हेल्प करेगा वो। बट ये है शर्त कि वो चीज़ अभी शुरू हुई है। अगर वो चीज़ बहुत पुरानी है, 15 साल 20 साल पुरानी है, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर अभी वो विजिबल हो रही है आपको तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिए, आप अभी से ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए, तो रिजल्ट विल बी लाइक आपको 3 to 4 वीक्स में ही आपको रिजल्ट दिखने विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। स्मूथ स्किन के लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप आयुर्वेद? स्मूथ स्किन लाइक अगर आपको त्वक विकार यानी स्किन से रिलेटेड कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें रक्त यानी आपके ब्लड का बहुत अच्छा रोल होता है कि अगर ब्लड प्योर है तो आपके स्किन पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर आपको दाने होने शुरू हो जाते हैं तो हम जनरली घर में बोल दिया जाता है कि आप कुछ ब्लड प्यूरिफिकेशन वाली सिरप्स ले लो, ऐसा बोला जाता है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले अगर आपको स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आपको अपने ब्लड यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसे जूसेस ले सकते हैं, जैसे नीम का जूस है, सिर्फ नीम का नहीं ले पा रहे हैं आप तो नीम और आंवला का ले लीजिए। और त्रिफला इज़ वेरी इफेक्टिव, आप त्रिफला को इससे वॉश कर सकते हैं, आप त्रिफला को रात को भिगो के सुबह उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, या फिर त्रिफला पाउडर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद में जैसे आपका मंजिष्ठादि है, मंजिष्ठादि का पाउडर भी आता है, क्वाथ भी आता है, और इसका लेप भी आप बना के लगा सकते हैं फेस पे। अगर किसी को पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा, फेस ऑयली हो गया है, तो आप जैसे चंदन का पाउडर आता है मार्केट में, मुल्तानी मिट्टी आती है, रोज़ पाउडर आता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मुलेठी डाल के लगा सकते हैं। तो इसको अगर आप इनका लेप लगा के अब आप करते हैं ना तो फिर आपको किसी मॉइस्चराइज़र की या फिर किसी ऐसी मेडिसिन की नीड नहीं पड़ेगी आपको। एंड नेक्स्ट आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप खदीरा रिस्ट है, फॉर्मुलेशन है, खदीरा रिस्ट है या फिर महामंजिष्ठादि है, क्वाथ है, आप इसको सेवन कीजिए, ज़्यादा नहीं, आप 6 मंथ्स में एक बार कर लेंगे ना तो आपकी स्किन जो है वो अच्छी मतलब हो जाएगी। नेक्स्ट आपको डाइट अच्छी रखनी है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेडिसिन लेंगे तो स्किन ग्लो करेगी, आपको उसमें कुछ फ्रूट्स ऐड करने पड़ेंगे। आजकल के बच्चों को देखा है मैंने, उनको फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता,
लेकिन आपको फ्रूट्स ऐड करना पड़ेगा। आप जो फ्रेश जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप वो लीजिए, और प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए, तो जो आपकी स्किन है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी ही करेगी। राइट। तो ये जो सारी मेडिसिन आप बता रहे हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं? बिल्कुल इजीली अवेलेबल होती हैं। शर्त ये है कि आप किसी अच्छी शॉप से लीजिए। मैं ये सबको बताना चाहूंगी कि आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं ना तो वो सील पैक्ड होनी चाहिए। आप खुली हुई मेडिसिन नहीं लीजिए कहीं से भी, क्योंकि जो खुली हुई मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो आप कहीं से भी लेते हैं, और ये जो मैं मेडिसिन जो कुछ अभी फॉर्मुलेशंस बता रही हूँ तो ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे अगर आप पूछते हैं तो आपको ये इजीली मिल जाते हैं। ओके। वेट लॉस करने में आयुर्वेदा हमें कैसे हेल्प करता है ना? ओके, वेट लॉस भी आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। राइट। तो वेट लॉस में क्या होता है कि आपकी आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी बॉडी का जो कफ धातु है, मेद धातु है, वो बढ़ गया है, उसमें इम्बैलेंस हो गया है। क्योंकि वो अगर बैलेंस में रहता तो जो आपका वेट है वो बढ़ता नहीं। तो कफ और मेद धातु को बैलेंस करने के लिए नंबर 1 आपको जो है डाइट आपको ध्यान देना पड़ेगा। डाइट आपको जितने भी जंक फूड खा रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर हम शोधन चिकित्सा में बात करें तो नंबर 1 इज विरेचन करेंगे तो विरेचन के बाद ही आपका 3 to 4 kgs कम हो जाएगा, विरेचन के तुरंत बाद। उसके बाद और जो थेरेपी आती है उद्वर्तन इज लाइक पाउडर मसाज में अलग अलग पाउडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल त्रिफला की अगर हम बात करें तो त्रिफला से अगर मसाज करते हैं तो बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे से ऊपर की तरफ मसाज की जाती है। तो ये जो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है जहाँ पे भी उसको कम करता है, उसको निकालता है। तो आयुर्वेद में जैसे अगर हम शोधन में बात करें तो नंबर 1 आप विरेचन करवाइए, और नेक्स्ट आप उद्वर्तन करवाइए। उद्वर्तन करवाते हैं तो जो आपका जहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे वहाँ पे टूटने लग जाएगा। नेक्स्ट बस्ती, लेखन बस्ती होती है। अगर आपको जो फैट अगर हो रहा है ना एक्यूमुलेट आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ही है। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंडाइजेशन की, आप कुछ भी खा रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा, जो आपका इंटेस्टाइन है वो उस चीज़ को प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो बस्ती क्या काम करती है, आपके इंटेस्टाइन में जितना भी टॉक्सिन इकट्ठा हो गया, जितना भी कूड़ा इकट्ठा हो गया, उन सबको बाहर निकालती है वो। तो इट विल हेल्प उसमें कि आपका वेट लॉस हो। तो ये 3 चीज आप करवाते हैं तो जो रिजल्ट है वो आपको 1 से 2 मंथ्स में बिल्कुल विजिबल होगा आपको। साथ में आपको डाइट पे ध्यान देना है, डाइट आपको फ्रेश लेना है और ऐसी चीजें लेनी है जो आपकी बॉडी में फाइबर देती हैं। रेशे वाले फल लेने हैं, सब्जियां लेनी हैं, और प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम फास्टिंग भी करते हैं लेकिन हमारा जो वेट है वो कम नहीं होता। फास्टिंग करने से वेट कम इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिज्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप फास्टिंग, आयुर्वेद में ना फास्टिंग को एक अच्छा बताया गया डिटॉक्स के लिए। तो आप वाटर डिटॉक्स कीजिए, आप 1 दिन हफ्ते में पानी पीजिए, लिक्विड लीजिए। आप सिर्फ 1 दिन, 7 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन कीजिए। आपकी बॉडी जो स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी में जितना भी फैट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और आपके हेयर्स अच्छे होने लग जाएंगे। तो ये वेट लॉस, वेट अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है, आम इकट्ठा हो गया है, तो इन सबको दूर करेगा विरेचन, उद्वर्तन और बस्ती। इसके साथ आप डाइट अच्छी लेंगे, और अगर आप कुछ मेडिसिन लेना चाहते हैं तो त्रिफला लीजिए। त्रिफला इज बेस्ट। मैं हमेशा त्रिफला इसलिए बोलती हूँ कि त्रिफला बेस्ट है। त्रिफला हर चीज़ में काम करता है, आपका वेट में मैनेजमेंट में काम करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस में भी करेगा, आपके हेयर्स में भी अच्छा काम करेगा, आपको स्किन पे अगर ग्लो लाना है उसमें भी काम करेगा। तो हमें ऑयली चीजें या मीठा इनको भी छोड़ना पड़ेगा साथ में अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं? ऑयली चीजें सर, ऑयली चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी। घी का सेवन करना है। अगर आपको घी बना हुआ मिल जाता है तो आप घी का सेवन कीजिए। घी आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आपका वेट मैनेजमेंट में घी हेल्प करेगा। ओके। हाँ, बहुत लोगों को मिथ होता है कि हमें घी नहीं लेना, हाँ। लेकिन घी हेल्प करेगा। तेल हमें हेल्प नहीं करता। तेल हमारा पेट बढ़ाएगा, और तेल जो है वो कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है वो उसको कहीं ना कहीं खराब करता है। तो जितना कम हो सके उतना तेल का उपयोग कीजिए। और जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें तेल का उपयोग जितना कम हो उतना कीजिए। जैसे कुछ लोग की आदत होती है कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, उनके फूड में ना ऊपर से तेल तैरता हुआ दिखाई देता है, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम बाहर से कभी भी खाना खाते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, तो हमें उस चीज को अवॉइड करना ही करना है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर, अगर आप गुड़ ले सकते हैं तो गुड़ का सेवन कीजिए चीनी की बजाय। तो गुड़, क्योंकि आपको मिठास चाहिए तो गुड़ भी वही मिठास देगा, तो आप गुड़ का सेवन कीजिए, जितना कम हो सके चीनी का सेवन कीजिए। राइट मैम, एज पर आयुर्वेद आज के समय में ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें इमीडिएटली छोड़ देने चाहिए? कौन सा ऐसा खाना पीना है जो हम गलत खा रहे हैं वो जो हमें छोड़ देना चाहिए? देखिए,
सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो जितने भी जंक फूड है ना, तो आप, मुझे पता है क्रेविंग होती है, सब खाते हैं, लेकिन आप इसको अगर वीकली एक बार खाएंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब मैं इसको भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक तरफ मोमो वाले खड़े रहते हैं, एक तरफ बर्गर वाले खड़े रहते हैं, तो आप नहीं, कितने दिन इग्नोर करेंगे? या तो फिर आप उसको, ये है कि आप बिल्कुल अपने मन को समझा लीजिए कि मुझे नहीं खाना है, नहीं तो आप वीकली एक बार खाइए। इसके अलावा अगर बिल्कुल तुरंत तो छोड़ना है, वो है विरुद्ध आहार। आयुर्वेद में कहा जाता है विरुद्ध आहार, ऐसे आहार जिनको हम एक साथ नहीं ले सकते, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आप, कुछ लोग मिल्क के साथ नमक लेते हैं, जैसे दूध और नमक ले रहे हैं, या फिर फिश ले रहे हैं, तो ये नहीं लेना चाहिए। ये हमें इंस्टेंट कई बार नहीं, हमें बॉडी में प्रॉब्लम दिखाती है, लेकिन इससे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कई बार जो सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम ना विरुद्ध आहार की वजह से होती है कि हम नमक भी ले रहे हैं और दूध भी ले रहे हैं साथ में, तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हम घी और शहद ये एक साथ ले रहे हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें इंडाइजेशन क्रिएट कर सकती है और ये एक तरीके से जहर का काम करती है। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए, शहद के साथ आपको घी नहीं लेना चाहिए, और जैसे अगर आप फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं तो फ्रूट्स और खाने को एक साथ नहीं खाना, अन्न और फल या फिर अन्न और सलाद, आप इसको थोड़ा गैप पे लीजिए। नहीं तो ये क्या करता है ना कि बॉडी में मतलब जो पाचन जो शक्ति होती है ना, उसको कम कर देती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हो सकता है ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाए या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे जो फूड्स कॉम्बिनेशन है ना, इसको अगर आप जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं उतनी जल्दी छोड़िए, क्योंकि ये आगे चल के हो सकता है इंस्टेंट आपको ना प्रॉब्लम दिख रही हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। कोक है, जैसे खाने के साथ कुछ लोग कोक पीना पसंद करते हैं कि वो मतलब थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट दे रही है या फिर अंदर जा रही है, वो मतलब एक तरीके से लिक्विड है, तो वो अंदर खाना भोजन को डालने में हेल्प कर रही है। लेकिन इससे बेटर आप उसकी जगह तक्र लीजिए, यानी छाछ ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर काम करेगी, आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट भी देगी। तो इन चीज़ों को अगर आप छोड़ सकते हैं जितनी जल्दी, तो इसको जरूर छोड़िए। राइट मैम, आखिरी सवाल, क्या आयुर्वेदिक के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? अच्छा, ये भी बहुत ही वैसा क्वेश्चन है जो कि हर कोई पूछना चाहता है। देखिए, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैं बोलूँगी होते हैं। जैसे आयुर्वेद को बहुत ही सरल और इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं, उसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, पेशेंट जो है वो सारी चीज़ें डॉक्टर से नहीं बता रहा, अपनी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है, जो हैबिट्स है, वो छुपा रहा है। तो जो डायग्नोसिस जो मतलब डॉक्टर बना रहा है, तो वो गलत बनेगी, तो मेडिसिन गलत दी जाएगी, तो आपको फिर इसका साइड इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट, अगर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आप सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि मुझे बहुत जल्दी ठीक होना है, तो आप 1 स्पून की जगह अगर आप 1.5 लेना शुरू कर देते हैं या 2 लेना शुरू करते हैं, या फिर डोज आपको मेडिसिन का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, तो डॉक्टर ने आपको 1 स्पून बोला है लेने के लिए, लेकिन आप उसको 1/2 स्पून ले रहे हैं, तो भी आपको उसको रिजल्ट नहीं दिखेगा और बॉडी में हो सकता है कुछ आपको साइड इफेक्ट्स विजिबिलिटी आ जाए। इसके साथ ही साथ अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं कहीं से कि हमें अपनी जान पहचान से लेनी है, या फिर वो वहाँ पे हमें सस्ती मेडिसिन मिलती है तो हम वहाँ से लेंगे, तो वहाँ पे साइड इफेक्ट्स हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपको जो दवाइयाँ होंगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और उसके साथ साथ वो आप खुली दवाइयाँ अगर आप लेते हैं, जैसे स्पेशली बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था कि जो भस्म है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपको पुड़िया बना के देते हैं, आप उसको ले रहे हैं, तो उससे आपको बॉडी में साइड इफेक्ट्स आएगा ही आएगा, क्योंकि वो आयुर्वेद के नाम पे क्या दे रहे हैं आपको नहीं पता। वो दे तो भस्म रहे हैं कि ठीक है हम स्वर्ण भस्म दे रहे हैं या कोई सा भी भस्म दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके साइड इफेक्ट क्रिएट करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आयुर्वेद साइड इफेक्ट क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप सही डोज से मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर को अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, और जो भी आपको अनुपान बताया गया, जो भी डाइट बताई गई है, जो भी प्रिवेंशन बताया गया है, जैसे कुछ डाइट को बोला जाता है, जैसे आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको अत्यधिक खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, या फिर अत्यधिक बादी चीज़ें नहीं खानी है। बादी जो की चीज़ मतलब गैस बनाती है, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गया, या उड़द की दाल है। और नॉनवेज को थोड़ा मना किया जाता है जब भी आप मेडिसिन लेते हैं आयुर्वेदिक। तो
अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं ना और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स कई बार शो होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि नॉनवेज खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में रैशेज़ हो रहे हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील हो रही है, तो वो साइड इफ़ेक्ट मतलब आते हैं उसके। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। राइट। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने आज आयुर्वेद के बारे में हमको समझाया। थैंक यू। मैम, हमारे पास समय कम होता है, फिर भी हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल थे हमारे, ये हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो सो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगा। सो व्यूअर्स, आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं आयुर्वेद के बारे में। हमने जानना चाहा है कि हम वेट लॉस हम आयुर्वेद से कैसे कर सकते हैं, IVF वर्सेस आयुर्वेद क्या डिफरेंस है, और बहुत सारी बातें। आप इस फुल पॉडकास्ट को आप जरूर देखें। आप इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।